नाविन ज़िंदगी तुझे जी ही नहीं गुजार रहे हैं हम। राइटर फातिमा जैदी। मुबारक हो भई, बहुत बहुत बेटा हुआ है माशाल्लाह से। अल्हान को जैसे ही ज़ोबिया के हॉस्पिटल में होने की खबर मिली, फ़ौरन वापसी के लिए निकल पड़ा और सीधा हॉस्पिटल आया, जहाँ उसे आते ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। अल्हान की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। जल्दी से रूम में दाखिल हुआ जहाँ ज़ोबिया नीम बेहोशी में लेटी हुई थी। चाहते ही इसके माथे पर प्यार से बोसा दिया। ज़ोबिया को अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस हुआ तो धीरे से आंखें खोल कर देखा। सामने अल्हान तो खुशी से चमकता चेहरा लिए खड़ा था। खड़ा देखकर वो भी होले से मुस्कुरा दी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए। अल्हान वहीं बैठ के किनारे टिकते हुए ज़ोबिया का हाथ पकड़े बोला। ज़ोबिया इसकी बात पर मुस्कुराती नजरें झुका गई। अल्हान ने उसे शर्माते देखा तो खुलकर मुस्कुराया। अच्छा तुम आराम करो, मैं अपने शहजादे को देख लूँ, नरमी से कहते फिर से इसका माथा चूमते चिल्ड्रन वार्ड की तरफ चला गया। अभी तो एक कम का धोखा लगा है मेरे हाथ मेरे डियर हस्बैंड, अब देखना कैसे पूरे घर पर मेरा राज होगा। तो भी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए अल्हान को सोचते हुए आहिस्ता से बोली। अल्हान चिल्ड्रन वार्ड में अपने बेटे के लिए प्यार कर रहा था। मरियम बेगम बेटी की खुशी से चमकते चेहरे को देखकर बलाए ले रही थी। उफ मेरे खुदा, अल्हान घर बताया बच्चियों को? मरियम बेगम ने याद आने पर माथे पर हाथ रखते पूछा। नहीं अम्मी, मैं खुशी में भूल ही गया था, अभी बताता हूँ, अल्हान कहते फ़ोन निकालकर कॉल मिलाने लगा। हाँ हेलो परीशी, मुबारक भतीजा हुआ है, अल्हान ने चहकते हुए कहा। खैर मुबारक भाई, आपको भी बहुत मुबारक हो, परीशा ने भी खुश दिली से कहा। घर कब तक आएंगे आप लोग? आमना ने जल्दी से बीच में घुसते पूछा। हाँ 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 जल्दी आएंगे, सब्र रखो यार, आमना की जल्दबाजी पर अल्हान कहका लगाते हंसते हुए बोला। उफ भाई, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मुन्नी को देखना है, प्लीज़ जल्दी आ जाए, आमना ने उदासी से कहा। अच्छा जल्दी आ जाए, अल्हान ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्हान मीना का भी पूछना तबीयत कैसी है ना इसकी, मुझे इसकी फ़िक्र हो रही है, मरियम बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। ये अम्मी आप खुद ही बात कर लें भाई, मैं तो अपने बेटे से बातें करने लगा हूँ। अल्हान ने मीना की तबीयत को सिरे से नज़रअंदाज करते फ़ोन मरियम बेगम को थमा दिया। मरियम बेगम ने दुख से बेटे को देखा जो अपना मतलब पूरा करते बहन से बिल्कुल लाताल्लुक हो गया था। अब तो इसकी अपनी औलाद हो गई थी तो बिल्कुल ही भूल गया था इसको। हेलो परीशे, बेटा मीना कैसी है? मरियम बेगम ने अपनी सोचों को झटकते फ़ोन की जाने मुतवज्जा होते पूछा। ठीक है अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, हम हैं ना इसके पास। परीशा ने माँ की फिक्रमंदी पर मुस्कुराते इनको तसल्ली दी। बस क्या करूँ, फिक्र सी लगी होती है इसकी। अच्छा मेरी बात करवा दो इससे, मरियम बेगम ने पुरसुकून होते कहा। अभी तो वो सो रही है अम्मी, जब उठेगी तो करवा दूंगी, परीशा ने मरियम बेगम की जानिब देखते कहा, जहाँ मिन्हा दुनिया जहान से काफी मज़े से सो रही थी। कब सोई थी, कुछ ज़्यादा नहीं सोने लग गई? मरियम बेगम ने पुरसोच अंदाज में पूछा। जब हम आई थी तो वो सो रही थी आपके रूम में, तो हमने भी उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, और मेडिसिन का असर है अम्मी, जैसे जैसे ठीक होगी कम हो जाएगी नींद भी, परीशा ने तसल्ली आमेज लहजे में जवाब दिया। अच्छा चलो ख्याल रखना इसका, हम भी जल्दी आने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। कॉल बंद करते मरियम बेगम ने फ़ोन अल्हान को दे दिया और खुद ज़ुबिया के रूम की तरफ बढ़ गई। वो लोग ज़ुबिया को लिए घर आ गए थे। सभी खुश थे। अहमद साहब ने आती अल्हान को अकीके के लिए बकरे लाने को बोला था। पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ था, धूमधाम से अकीके किए गए। एक बार फिर इस घर में खुशियों ने डेरे डाले थे, मगर कोई नहीं जानता था ये खुशियाँ वक्ती हैं। यूँ ही खामोशी से वक्त सरकता गया। मनान के बाद जहाँ घर में एक और बच्चे का इजाफा हुआ, वहीं अहमद साहब अपनी ज़िंदगी के दिन गिनते दुनिया से रुखसत हो गए। मिन्हा के लिए सदमा बहुत बड़ा था। जब अहमद साहब की तबीयत ख़राब हुई तो घर पर सिर्फ मिन्हा थी, अल्हान फैक्ट्री था, तो ज़ोबिया दोनों बच्चों के लिए मैके गई हुई थी। मरियम बेगम और दोनों लड़कियां किसी अजीज़ के यहाँ शादी पर गई हुई थी, मेहरान के साथ। मीना छुट्टी पर घर आई हुई थी, वो लाउंज में बैठी पढ़ रही थी, जब अचानक अहमद साहब की आवाज़ पर दौड़ती हुई रूम में दाखिल हुई। सामने अहमद साहब को बुरी तरह खांसते देखकर जल्दी से गिलास में पानी डालकर इनको पिलाने लगी, मगर इससे पहले ही अहमद साहब को क्या आई जिसमें ब्लड आ रहा था। ये देखकर मिन्हा के तो हाथ पांव फूल गए। जल्दी अल्हान को कॉल की। अल्हान के आते ही वो इनको लिए हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने जल्दी से आईसीयू में ले गए। मिन्हा आप हैं? डॉक्टर ने बाहर निकलते मिन्हा को देखते पूछा। जी जी मैं ही हूँ, क्या हुआ, मेरे अब्बू ठीक तो है ना? डॉक्टर, मिन्हा ने आंसू साफ करके पूछा। आपको पेशेंट अंदर बुला रहे हैं, आप आ जाइए प्लीज़, डॉक्टर कहकर वापस चला गया। मीना और अल्हान जल्दी से अंदर गए। अहमद साहब मुश्किल से मास्क के जरिए सांस ले रहे थे। अबू जी, मीना ने आगे बढ़कर इनका हाथ अपने हाथ में थामते भीगी आवाज़ में बोली।
मीनहा मेरा बच्चा, मेरी बात गौर से सुनो, अहमद साहब ने अटकते आहिस्ता से कहा। जी अबू जी, आप हुक्म करें, आपकी मीनहा आपके लिए जान भी दे सकती है, बस आप ठीक हो जाए प्लीज़। मीनहा ने आंसू जब्त करके कहा। अपनी अम्मी का ख्याल रखना, मैं इनकी जिम्मेदारी तुम पे डाल रहा हूँ, मुझे यकीन है तो तुम मेरा मान रखोगी। अहमद साहब ने सांस खींचते कहा। अबू जी प्लीज़ ऐसे ना कहें, आपकी मिन्हा तो आपके सहारे ही टूट जाएगी आपके बगैर। मिन्हा इनकी बात पर सख्त होते रोती। मिन्हा वादा करो मम्मा, मेरा बच्चा बहुत बहादुर है। अहमद साहब ने इसका हाथ दबाते कहा। अबू जी नहीं, और कुछ नहीं बेटा, वो वादा करो मम्मा मुझसे। बस मिन्हा कुछ कहती अहमद साहब टोकते बोले। जी मैं वादा करती हूँ अबू जी, अम्मी का अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूँगी, आपकी तरबियत पर खौफ नहीं आने दूँगी, बस आप ठीक हो जाए प्लीज़ अब्बू। मिन्हा कहते इनके हाथ पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। जब कुछ देर अहमद साहब कुछ न बोले तो मिन्हा ने सर उठा कर देखा जहाँ इनकी आंखें साकित हो गई थी। मिन्हा के हाथ पर इनके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। नहीं अब्बू जी, आप ऐसे नहीं कर सकते, अपनी मिन्हा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर अकेला नहीं छोड़ सकते। प्लीज़ अब्बू उठे ना। मिन्हा रोते हुए इनको बुलाने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ आप बाहर आ जाए। नर्स ने आगे बढ़कर उसे उठाते कहा। नहीं, मैं अपने अब्बू जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अब्बू जी बात करें ना मुझसे, इधर देखें ना मेरी तरफ प्लीज़ एक बार, बस अपनी मिन्हा को अपने सीने से लगा लें। मिन्हा नर्स की पकड़ में खुद मचलते खुद को छुड़वाते मुसलसल अहमद साहब को पुकार रही थी। अल्हान तो गोया बुत बन गया था, बिल्कुल साकित सा बाप को देख रहा था। जब डॉक्टर्स के हिलाने पर होश में आया। प्लीज़ आप इनको बाहर ले जाएं, डॉक्टर्स ने नर्सों के घेरे में मचलती मिन्हा की तरफ इशारा करते कहा, जहाँ वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती मजम्मत कर रही थी। चादर से सरक कर कंधों पर आ गई थी, मगर उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। मिन्हा चलो बच्चे बाहर चलो, इनको अपना काम करने दो। अल्हान ने सब से कहते मिन्हा को अपने हसार में लेते कहा। नहीं भाई प्लीज़ मुझे अप्पू जी के पास रहने दें। मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, बस मुझे मेरे अप्पू जी के पास रहने दें। मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़ भाई। मिन्हा ने मिन्नत करने के अंदाज में अल्हान से रोते हुए कहा। अल्हान ने सबसे आंखें बंद की। तकलीफ से दिल फटने लगा था, मगर दिल कड़ा करते मिन्हा को अपने साथ ज़बरदस्ती खींच कर बाहर ले गया, जहाँ मेहरान सामने से दौड़ता हुआ चला आ रहा था। साथ में मरियम बेगम, आमना, परीक्षे भी थी। इनको अल्हान रास्ते में ही कॉल कर चुका था। तभी वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए, मगर वहाँ मिन्हा की गैर होती हालत ने इन पर इंकशाफ कर दिया था। मरियम बेगम वहीं कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठती चली गई। परीक्षा ने जल्दी से इनको थामा। मेहरान और आमना ने आगे बढ़कर मिन्हा को अल्हान की गिरफ्त से लिए, जो अभी भी वापस अंदर जाने के लिए मजम्मत कर रही थी। यह गम का पहाड़ था जो इन पर एकदम से गिरा था, जिससे इनका हंसता बसता घर एक बार फिर उजड़ गया था। वो लोग अहमद साहब की डेड बॉडी नहीं घर आए। घर मेहमानों से भर गया था। सब सदमे के जेरे असर थे। मिन्हा कभी बाप का चेहरा थपकने लगती तो कभी अपने हाथों को देखती, जिनसे इनके अब्बू जी का हाथ थामने की कोशिश के बावजूद फिसल गया था। मरियम बेगम अलग निढाल सी बैठी थी। कब सोचा था उन्होंने कि इनके जाने के बाद वो दोबारा वापस आकर इनसे बात नहीं कर सकेंगी। तकलीफ ही तकलीफ थी। दिल थे जैसे धड़कना भूल गए हो, ज़बानें बोलना भूल गई हो। जैसे तुम लेकर गई थी ना, तुम थी ना वहाँ मेरे भाई के पास, मार दिया ना उसे, खा गई ना मेरे भाई को। मिन्हा जो सदमे के ज़ेरे असर बैठी थी, वहाँ आती इसकी फुप्पो ने झटके से उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करती, झंझोड़ते इस पर इल्ज़ामात की बारिश करती थी। वो फुप्पो जिसने सालों साल इसकी खबर नहीं ली थी, आज आई भी तो इल्ज़ाम तराशी करने के लिए। सब हैरत से इनका मुंह तक रहे थे। नहीं फुप्पो, मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर इनका हाथ छूट गया मुझसे। मिन्हा सदमे के ज़ेरे असर ही बोली, चटाफ। इसके बाद पर जमीला बेगम ये बात पर जमीला बेगम ने उल्टे हाथ का थप्पड़ खींच मारा उसे। तुम हो कातिल मेरे भाई की, तुम्हारी टेंशन लेते हुए बीमार पड़ा और फिर तुमने ही इसकी जान ले ली। भरे मजमे में थप्पड़ मारते जहर उगला था उन्होंने। बस करे फुप्पो, बहुत हुआ। आप ऐसे हमारी बहन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, वो कुछ कह नहीं रही तो आप हद से बढ़ती जा रही हैं। आमना ने इनको जब हद पार करते देखा तो मिन्हा को खींचकर अपने पीछे करती गुस्से से बोली। जमीला बेगम एकदम गड़बड़ा गई। वो सोच रही थी सदमे के ज़ेरे असर कोई कुछ नहीं बोला रहा और अपनी मनमानी कर लेंगी। अपनी जगह चोर सी बन गई और भाई की मैयत के पास बैठकर दाड़े मारने लगी। जब मैयत को उठाने का वक्त आया तब एकदम मिन्हा होश में आई थी। नहीं भाई प्लीज़ मेरे अब्बू को नहीं लेकर जाएं, रुक जाएं अब्बू जी।
अबू जी मत जाएं अपनी मिन्हा को छोड़कर, आपकी बेटी बिल्कुल बहादुर नहीं है, ये टूट जाएगी आपके बगैर, मत जाएं अबू जी। मिन्हा दीवानों की तरह रोते इनको रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ रिश्तेदार औरतों ने मुश्किल से इसको संभाला। ज़ोबिया भी आंसू बहाती मरियम बेगम को हौसला दे रही थी। आमना परीशे खुद गम से निढाल हो गई थी। अरे बच्ची बेहोश हो गई, कोई डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, कोई सब रोने में मसरूफ़ थे। जब एक औरत की आवाज़ पर मिन्हा की जानिब मुतवज्जह हुई, जो रोते रोते बेहोश हो गई थी। परीशा और आमना ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठकर रूम में ले गई। मिन्हा होशो-हवास से बेगाना पड़ी थी। उसे फिर कुछ होश न रहा कब इनके घर क़यामत आकर गुजरी। 24 घंटों बाद जाकर उसे होश आई तो अपने रूम में थी। मरियम बेगम लाउंज में बैठी थी। कुछ औरतें अफसोस के लिए इनके पास आई हुई थी। जब वहाँ मिन्हा भागते हुए आई, अबू जी, मिन्हा अहमद साहब को पुकारते हुए लाउंज से इनके रूम की जानिब बढ़ी। चादर आधी कंधों पर थी तो बाकी पैरों में घसीट रही थी। वो हर चीज़ से बेखबर बस अपने अब्बू को ढूंढ रही थी। मिन्हा चलो रूम में, इधर आओ, चलो शाबाश। परीशा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ते कहा। नहीं, मुझे अब्बू जी के पास जाना है, छोड़ें आप ही, मुझे अब्बू जी के पास जाने दें। वो ज़िद्दी लहजे में बोलती खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। सब हैरत से इनका मुंह तक रहे थे। नहीं पप्पू, मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर उनका हाथ छूट गया मुझसे। अल्हान अपने रूम में बैठा कब से सुन रहा था, जब सब टूटा गुस्से से बाहर निकला और आते ही रखकर थप्पड़ मारा उसके मुंह पर और खींच कर मेहरान से अलग करके अपने सामने खड़ा किया। नहीं रहे अब्बू, समझी, तुम होश में लौट आओ। अब्बू चले गए हमें सब कुछ छोड़कर, बस कर दो अब तुम भी। इधर उधर देखो, और अम्मी को इनकी जिम्मेदारी दी थी ना। अब्बू ने तुम्हें क्या कहा, तुमने ये मान रखा, इनका ये जिम्मेदारी संभाली इनकी। खुदारा बस कर दो, थक गए हैं तुम्हारी एक ही रट सुन सुन के। अब वो अब कभी वापस नहीं आएंगे, अपने इस दिमाग में फिट कर लो जितनी जल्दी हो सके। अल्हान उसे खींचकर मरियम बेगम के पास लाकर खड़ा करते बोला, नहीं ऐसा नहीं कर सकते अब अब्बू। वो मुझे कैसे बेरब्त सा अटकते हुए बोलती नीचे बैठती गई। वो जब परीशा और आमना उसे पकड़कर रूम में ले गई, मरियम बेगम वहीं बैठी आंसू बहाती रही। तमाम औरतें अफसोस से सब देख रही थी। बच्ची ने भाई साहब का सदमा ज़्यादा ही ले लिया है। इनमें से एक खातून बोली, हाँ तभी तो, जब से जनाजा गया बेहोश पड़ी थी, अब होश आया भी तो क्या हालत बना रखी। अरे थी भी तो भाई जी की बहुत लाडली, फिर इन्हीं के हाथों में दम तोड़ा। यह हालत तो होनी ही थी। हर औरत कोई ना कोई राय दे रही थी, जैसे मरियम बेगम खामोशी से बैठी सुनती रही। अहमद साहब की डेथ को साल गुजर गया था, मगर इनके हंसते बसते घर में वीरानियों ने डेरे डाल लिए थे। मीना वापस हॉस्टल चली गई थी, जो अब कम ही आती थी, मगर मगर मरियम बेगम की मुकम्मल खबर रखती थी। अल्हान का कंट्रोल मुकम्मल फैक्ट्री पर आ गया था, तो सारा घर कंट्रोल ज़ोबिया के हाथ में चला गया था। मरियम बेगम भी बीमार रहने लगी। वो हार्ट की पेशेंट बन गई थी और साथ ही इनको शुगर थी। वो अपने रूम से निकलती कम ही निकलती, बस खाने के वक्त आती, कभी नहीं आती। परीशा की शादी मरियम बेगम की इद्दत के कुछ माह बाद कर दी गई थी। बस घर में आमना, मरियम बेगम, ज़ोबिया रह गई थी। मेहरान की पोस्टिंग हो गई थी दूसरे शहर। वो भी हफ्ते बाद चक्कर लगाता था। घर में बस अल्हान के दो बच्चों की आवाज़ें गूंजती। बड़ों में तो बस ज़ोबिया की ही आवाज़ होती थी, जो कभी आमना से तकरार कर रही होती तो कभी बच्चों को डांट रही होती। वक्त इसी तरह सुस्त रवि से गुजर रहा था जब आमना के लिए बहराम का रिश्ता आया। अच्छा घर बार था, लड़का और उसका ख़ानदान भी बहुत अच्छा था। लड़का इंजीनियर था। अल्हान और मरियम बेगम ने अच्छे से देखा भाला और हाँ कर दी। वो लोग मंगनी करना चाहते थे, जिसकी इजाज़त भी अल्हान ने दे दी। अल्हान ने मेहरान और परीशे को भी बुला लिया और मिन्हा को भी लाने का मेहरान को बोल दिया। जब मेहरान मिन्हा के हॉस्टल गया तो वो अभी कॉलेज में थी। मेहरान सीधा कॉलेज चला गया। वहाँ पता चला इसका टेस्ट चल रहा है, तो इंतज़ार करने लगा। मिन्हा टेस्ट देकर निकली तो उसे इत्तला दी गई, जिस पर जल्दी से चादर लेती बाहर निकली। अरे भाई आप यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? मीना ने परेशानी से मेहरान के पास जाते कहा। हाँ सब ठीक है, आज आमना की मंगनी है, तुम्हें लेने आया था, चलो। मेहरान ने नरमी से इसके सर पर प्यार करते कहा। अच्छा मगर मेरा जाना ज़रूरी है क्या भाई? मीना ने झिझकते कहा। यार घर में फंक्शन है, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। मेहरान ने संजीदगी से कहा। चले। फिर खामोशी से गाड़ी में बैठती बोली। वो दोनों जैसे ही घर पहुँचे मेहमान आ चुके थे। अल्हान ने छोटा सा फंक्शन अरेंज किया था, जिसमें दोनों की तरफ से ख़ास मेहमानों को मदऊ किया गया था। मेहरान उसे छोड़ते खुद लॉन में खड़े अल्हान की तरफ चला गया, जबकि मिन्हा अंदर की जाने बढ़ गई। जैसे इसने दरवाज़ा खोलना चाहा, आगे से किसी ने इसी वक्त दरवाज़ा खोल दिया।
मीना सीधी खोलने वाले के वजूद के साथ जा टकराई। इससे पहले वो गिरती, सामने वाले ने फौरन उसे पकड़ लिया। मीना ने ज़ोर से आंखें नीचे मीटी। जब कुछ देर कुछ ना हुआ तो आंखें खोलकर देखा। सामने वाला भी इसकी आंखें बंद करने पर मुस्कुरा रहा था। मीना जल्दी से इससे दूर हुई और गुस्से से उसे देखा जो बेवजह मुस्कुरा रहा था। ओ हेलो, टूथपेस्ट के इश्तेहार नज़र नहीं आता? अंधों की तरह आन टकराए। मीना ने इसके टिकटिकी बांधते उसे घूरते देखकर चिढ़कर बोली, हाँ सॉरी, मगर टकराई तो आप थी, मेरी क्या गलती? वो जल्दी से सीधा होता बोला। तुम? मीना तुम आ गई? अरे इनसे मिलो, ये है बहराम भाई के दूर के कज़न और दोस्त अलीशा। इससे पहले मीना इसकी अच्छी सी करती, वहाँ आती परीशा ने बीच में मदाखलत कर दी। करते इनका तारुफ करवाया। ठीक है, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मैं कुछ देर आराम कर लूँ। मीना ने अली को इग्नोर करते कहा, हाँ ठीक है, तुम जाओ कुछ देर आराम कर लो, जब रस्म स्टार्ट होगी मैं तुम्हें बता दूँगी। परीशा ने प्यार से इसका चेहरा थपकते कहा। मीना जल्दी से वहाँ से सीधी अपने रूम में चली तो परीशा भी किचन की जानी पड़ गई। मीना, वाओ नाइस नेम, इसका नाम दोहराते अली मुस्कुराते बाहर निकल गया। सब हैरत से इनका मुंह तक रहे थे। नहीं पुप्पो। मीना कमरे में आती जोर से बेड पर फेंका। गुस्सा था कि कम होना का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर कमरे में चक्कर काटती रही, फिर वॉशरूम में घुस गई। काफ़ी देर शावर लेने के बाद वॉशरूम से निकली तो सामने मरियम बेगम को बेड पर बैठे देखकर मुस्कुराते इनके पास आकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, कैसी तबीयत है आपकी? इनके पास बैठते बोली। वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? और आते ही घुस गई वॉशरूम में। खैर तो है? मरियम बेगम ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, मुझे क्या होना है अम्मी, अच्छी भली तो आपके सामने बैठी हूँ, चश्मा उतार कर साफ करते बोली। मरियम बेगम उसे बगौर देख रही थी। जानती थी चश्मा साफ करना तो एक बहाना है, मकसद तो आंखों की नमी छुपाना था। कहीं आंखों की नमी में छुपा दर्द माँ पर आया ना हो जाए। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये तो परीशा ने बताया तुम आ गई हो तो मैं खुद से आ गई, मरियम बेगम ने शिकवा करते कहा। सॉरी अम्मी जी, मैं शावर लेने लग गई थी, थकन हो रही थी तो सोचा शावर लेकर फिर आपके पास आती हूँ, पर आप खुद ही चली आई। माँ को प्यार से जवाब देते बोली, अच्छा चलो आ जाओ, बाहर रस्म शुरू करने लगे हैं। मरियम बेगम इसका माथा चूमती उठ खड़ी हुई। जी मैं बाल बनाकर आती हूँ, आप चलें। मरियम बेगम को चलने का बोलती खुद बाल बनाने लगी। चलो आ जाओ, फिर मरियम बेगम कहते बाहर निकल गई तो वो भी जल्दी जल्दी बाल बनाकर इनके पीछे ही चल दी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे माही ड्रग्स से मुकम्मल आदी होती जा रही थी। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था हदीद क्या कहता क्या नहीं, उसे बस वो चाहिए होती थी। सो लेकर सुकून से पूरा पूरा दिन सोती रहती, मगर एहतियात ज़रूर करती थी, इस हद तक लेती थी कि हवास मुकम्मल ना खोए। हदीद के आने से पहले उठकर हालत सेट कर लेती थी। दूसरी तरफ हदीद को इसके पल पल की खबर थी। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए सब देखता रहता था, लेकिन कहता कुछ नहीं। जाने क्या था जो इतनी खामोशी इख्तियार किए हुए था। मगर हदीद की हर बर्दाश्त की हद तब ख़त्म हुई जब माही ने रूम की लाइट ऑफ रखनी शुरू कर दी। पहले पहले लाइट ऑन रहती थी तो हदीद इसकी रूटीन देखता रहता था, मगर जब कुछ देर लाइट ऑफ रहने लगी तो उसे अंदाज़ा नहीं होता था वो क्या करती है। कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही? अचानक से एक सोच इसके दिमाग में आई। वो ऑफिस में बैठा स्क्रीन को गौर से देखते सोच रहा था, जिस पर सवाए अंधेरा था। नहीं, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है जो हदीद शाह को बेवकूफ़ बनाए। खुद ही से अपनी सोच की नफ़ी करते सर हिलाए। हिम्मत का क्या है, कभी भी आ सकती है। वो 5 वक्त की नमाज़ी थी, हराम चीज़ को इस्तेमाल करने से खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक और सोच ने उसे घेरा था। नहीं, मैंने खुद उसे इतनी दी है, अब वो नहीं रह सकती इसके बगैर। फिर से सोच को झटका था। ऑफिस में बैठे वो खुद ही से उलझते सवाल जवाब करता स्क्रीन को देख रहा था। रज़िया, हाँ उसे भेजता हूँ, अब तो वो मेरी पक्की रिपोर्टर बन गई है। और माही की हमदर्दी भी इसके दिल से निकलकर लालच में बदल गई। उसे फ़ोन करके लाइट ऑन करने को कहता हूँ। मुस्कुरा कर सोचते फ़ोन पर नंबर डायल करने लगा। दूसरी ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। रज़िया ने हदीद की कॉल आते देखकर हैरत से कॉल ओके करते सलाम किया। वालेकुम सलाम रज़िया बीबी। बीबी जी कहाँ हैं इस वक्त? हदीद की नज़र अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। अपने कमरे में है साहब जी, रज़िया ने जल्दी से जवाब दिया। कमरे की लाइट क्यों ऑफ है? फिर लाइट ऑन करो जाकर, मुझे देखना है वो क्या कर रही है। हदीद ने कुर्सी की पुर्ज से कमर टिकाते कहा। पता नहीं साहिब जी, मैं देखती हूँ अभी जाकर। साहब जी, रज़िया कोई दूसरा सवाल किए बगैर जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ गई। रज़िया ने कमरे में दाखिल होते जैसे ही बटन पर हाथ रखा, माही की आवाज़ कानों से टकराई।
रज़िया का हाथ वहीं रुक गया। आप ही लाइट मत ऑन करना प्लीज़। माही जो लेटी हुई थी आंखों पर बाजू रख के दरवाज़ा खोल कर कोई अंदर आया था और माही बगैर देखे भी जानती थी कौन होगा। वो इन चंद दिनों में समझ गई थी रज़िया हदीद की ख़ास मुलाज़िमा बन गई। जो एक सहारा मिला था वो भी छीन चुका था, जिससे वो मज़ीद टूटी थी और ख़ुद को अपने ही हॉल में मज़ीद बंद कर लिया था। मगर बीबी जी साहब का हुक्म है लाइट ऑन करो कमरे की। रज़िया ने जल्दी से सफाई दी। अब ये मेरा हुक्म है, लाइट बंद रहने दो, जाओ यहाँ से। अब दोबारा मेरी इजाज़त के बगैर कमरे में मत आना। माही ने तलखी से कहा। वो जो इतने दिन से अपने आप से उलझ रही थी, इसका सारा गुस्सा रज़िया पर निकाल दिया। रज़िया ने घबरा कर फ़ोन को देखा। अब क्या करे? रज़िया बाहर आ जाओ, रहने तो। दूसरी तरफ इनकी बातें सुनता हदीद अपनी जगह से खड़ा होता बोला और कीचन उठाते कॉल कट करके ऑफिस से निकला। शदीद गुस्से से ड्राइव करते वो घर आया था। आते ही सीधा रूम की जानिब गया था। रज़िया ने उसे घबरा कर देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए रूम में दाखिल हुआ और धार से दरवाज़ा बंद किया। हदीद ने जैसे ही लाइट ऑन की, माही रूम में नहीं थी। ये देखकर हदीद का दिमाग भग से उड़ा था। इसने जल्दी से वॉशरूम चेक किया, वो वहाँ भी नहीं थी। फ़ौरन से रूम से बाहर निकला। रज़िया बीबी कहाँ है? गुस्से से रज़िया से पूछा। पापा पता नहीं साहब जी, अभी तो अंदर ही थी, मैंने तो इनको रूम से निकलते देखा ही नहीं। रज़िया जल्दी से किचन से निकलती बोली रूम में नहीं है। अगर वो रूम में नहीं है तो कहाँ है? हदीद गुस्से से दौड़ा। ड्रेसिंग रूम में बैठी। माही ने बखूबी हदीद की आवाज़ सुनी थी। आज पहली बार उसे सुकून मिल रहा था। हदीद को तड़पते देखकर काफ़ी देर सुकून से इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आंखें बंद करके सुनती रही। हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर मौजूद थी। हदीद अपने गुस्से में दिमाग से इस्तेमाल लेना जैसे भूल ही गया था। सारा घर छान मारा, बस नहीं देखा तो अपने रूम में मौजूद ड्रेसिंग रूम नहीं देखा। कहते हैं ना, गुस्सा अकल को खा जाता है। यही हदीद के साथ हुआ था। जब ढूंढ ढूंढ कर थक गया तो ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर गिर सा गया। अपना माथा मसलने लगा और सोचने लगा, आखिर कहाँ गई माही? अगर रूम से नहीं निकली तो फिर जब कुछ पल सुकून से बैठकर सोचा तो इस दिमाग में छमाका हुआ। उठकर रूम की जानिब भागा। माही ने जब महसूस किया हदीद की आवाज़ आना बंद हो गई है तो मज़े से ड्रग्स लेने लगी। जानती थी कभी भी वो यहाँ पहुँच सकता है और माही ने इससे बचने के लिए अब ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया था। और इस बार मामूल से कुछ ज़्यादा ली थी। वो होश में नहीं रहना चाहती थी। वाह माही बीबी, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी। अब खुद को अपने ही शौहर जैसे मुहाफिज कहा गया है औरत का। इससे बचाने के लिए भी तुम्हें इस हराम चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। इससे तो मौत बेहतर है। अपने ही आप को लानत मलामत करते, खुद पर तलखी से मुस्कुराते, इस जहर को अपनी सांसों में शामिल करते मर्तजी से सोच रही थी। अब क्यों मुझे लगती है ठोकरें बाबा? अब तो मैं जूते भी सीधे पहनती हूँ। कुछ पल में उसे अपनी आंखें भारी होती महसूस होने लगी। दिमाग माफ होता जा रहा था। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होने लगी थी। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था और आखिर चीज़ जो इसके कानों में पड़ने वाली किसी के कदमों की आवाज़ थी। इसने किसी को ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते देखा और फिर खुद पर झुकते और बस फिर दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। हदीद भागते हुए रूम में आया, सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो दुश्मन जान हाथ में पैकेट लिए फर्श पर बैठी थी। दीवार से टेक लगाए हाथ की हथेली को बार बार नाक के करीब ले जा रही थी। आंखें बंद कर रखी थी। हदीद गुस्से से आगे बढ़ा, मगर इससे पहले कुछ कहता माही एक तरफ को लुढ़क गई। हदीद पल में इसके करीब पहुंचा तो बहुत गौर से इसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान थे, मगर अब सुकून छाया हुआ था। हदीद ने झुककर उसे अपनी बाजू में उठाया और बेड पर लाकर लिटा दिया और खुद भी टाइट कोट उतारते लाइट ऑफ करते इसके बराबर में लेट गया और हाथ आहिस्ता आहिस्ता माही की गाल पर फेरने लगा। कुछ देर वाला गुस्सा कहीं पीछे ही रह गया था। हाँ, चाहने के बावजूद वो माही पर गुस्सा नहीं कर पाया था। कुछ देर पहले इसके गायब होने का असर था कि दिल डर सा गया था। वो उसे कुछ देर नज़र नहीं आई थी तो जान सूली पर लटक गई थी। इसकी एक ख्वाब सा दिल में कुंडली मार कर बैठ गया था। अगर वो उसे छोड़ कर चली जाती आज तो वो क्या करता, यही सोच इसकी जान हवा कर गई थी। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर किसी कीमती आप कीने की तरह नरमी से अपनी आगोश में लेते सुकून से आंखें बंद कर गया। इसका करीब होना पर ही हदीद को सुकून मिल गया था, इसलिए अपनी कीमती मता को सीने से लगाकर इसकी मौजूदगी के एहसास को अपने अंदर उतारते जाने कब नींद की वादी में उतर गया। मीनहा रेडी होती जल्दी से बाहर लॉन में आ गई, जहाँ स्टेज सेट कर रखा था।
वहाँ मौजूद सबकी नज़रें उठी थी इस मोम की गुड़िया की तरफ। बिल्लू कढ़ाई वाले सूट में ब्लैक हिजाब लिए, साथ में सफ़ेद दुपट्टा अच्छे से कंधों पर फैलाए हुए कोई परी लग रही थी। ब्लैक हिजाब में सफ़ेद रंगत चांद की तरह चमक रही थी। सबकी सताई सी नज़रों से बेखबर लापरवाह अंदाज में चलती मुस्कुराती स्टेज पर आमना के पास गई। अस्सलाम वालेकुम आपी, मुबारक हो, मुस्कुराकर बहन से मिलते बोली। अगर तुम में शर्म तो नहीं आती, आ गई तुम, शर्म तो नहीं आती ना? इसके कंधे पर एक झड़ते आमना नाराज़गी से बोली। उफ, हद है आपी यार, आज ये काम ना करें, आज तो टिक कर बैठे, आपकी मंगनी है किसी और की नहीं। मीना आमना की बात बात पर मारने वाली आदत से चिढ़ते बोली। हाँ हाँ हाँ, कैसे शर्म, किसे शर्म दिला रहे हो तुम भी मीना? अपनी शादी के दिन भी ऐसी ही हरकतें करेंगी? वहाँ आते मेहरान ने कहका लगाकर हंसते कहा। तुम चुप रहो मोटू कहेंगे, मुझसे तो अब तुम सुन ना लेना कुछ। आमना ने मेहरान को भी ना बख्शते हुए तड़क कर जवाब दिया। मेहरान ने सदमे से पहले अपनी फिटनेस को देखा, फिर आमना को उसे तो मोटू कहे जाने पर ही सदमा लग गया। मीना ने मेहरान की शक्ल देखकर हदें दबाने की खातिर मुंह नीचे कर लिया। मोटू, तुम्हें मैं मोटू दिखता हूँ? कुछ देर बाद मेहरान के सदमे में डूबी आवाज़ निकली, जिस पर मीना अपना कहका नहीं रोक पाई। मुंह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। अहमद साहब के जाने के बाद इतने अरसे बाद मीना ऐसे खुलकर हंसी थी, जिसे देखते वो दोनों बहन भाई भी मुस्कुराने लगे। स्टेज से कुछ दूर खवातीन भी बैठी। मरियम बेगम ने भी उसे हंसते देखकर माशाल्लाह कहा था दिल में। इन सब के अलावा भी दो लोग और थे जो मीना की खूबसूरती में खो गए थे। रस्म स्टार्ट हो गई थी। बहराम को आमना के साथ बिठाया गया था, जबकि इनके यहाँ नहीं होता था, मगर बहराम की अम्मी के कहने पर अरहान ने हाँ कर दी थी, जिस पर मरियम बेगम भी खामोश हो गई। बहराम ने आमना के सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई, जिस पर आमना ने झिझकते आहिस्ता से हाथ रख दिया। बहराम ने नरमी से अंगूठी आमना के हाथ में की, दूसरी उंगली में डाल दी, जिस पर सब यंग पार्टी ने हुडिंग की और खूब तालियां पीटी। मीना ने नागवारी से इस हरकत पर सबको देखा और आहिस्ता से स्टेज से उतरकर एक तरफ रखी कुर्सियों पर जाकर बैठी। अली जो कॉल सुने शोर से निकलकर एक तरफ आया था, इसकी नज़र सामने बैठी मीना पर लगी, जो सब पार्ट रहने की सबको हंगामा करते देख रही थी। आंखों से साफ नागवारी छलक रही थी। वो कॉल बंद करता मुस्कुराता हुआ इसके जानिब आ गया। आपको लगता है ये सब पसंद नहीं है? मुझे भी नहीं है, मुस्कुराकर उसे देखते बोला। मीना जो सामने स्टेज की जानिब मुतवज्जा थी, उसे अपने पास किसी मर्दाना आवाज़ पर उछली, गर्दन घुमाकर आने वाले को देखा, जिस पर इसका हलक तक कड़वा हो गया। मुझे तो ऐसे मुंह उठाकर किसी अजनबी से बात करना भी पसंद नहीं, मीना ने सख्त काटदार लहजे में जवाब दिया। इसके जवाब पर अली एकदम गड़बड़ा गया और फ़ौरन स्टेज की जानिब चला गया। अली के ऐसे भागने पर मीना ने भी सर झटका और वापस स्टेज की जानिब मुतवज्जा हो गई। दूर से दो आंखों ने यह मंजर गुस्से और नागवारी से देखा था। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।